नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिथुन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ मिलेगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल ट्रेंडिंग से टक्कर को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट खबर आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के अगली खबर के बारे में। बिहार चुनाव में पहले फेज की 121 सीटों पर वोटिंग की तारीख करीब आ चुकी है। इससे पहले ही दैनिक भास्कर ने ताज़ा रुझान की एक आंकड़ा जारी किया है। इस सर्वे की माने तो बिहार की 243 सीटों पर कहीं न कहीं एनडीए को एज मिलता दिखाई दे रहा है। पहले फेज की 121 सीटों पर एनडीए को जहां 78 से 76 सीटें मिलने का रुझान सामने आ रहा है, वहीं महागठबंधन को 40 से 42 सीटों पर आगे बताया जा रहा है। दूसरे फेज की बात की जाए तो 122 सीटों पर एनडीए को 77 से 82 सीटों पर आगे बताया जा रहा है। वहीं महागठबंधन को 35 से 42 सीटों पर लीड लेने की संभावना बताई जा रही है। कुल 243 सीटों पर एनडीए को 153 से 158 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है। महागठबंधन को 75 से 78 सीटें आगे होने का अनुमान जताया गया है। अन्य के खाते में करीब 4 सीटों के आसपास जाने की दावा किया गया है। डीबी के प्री पोल सर्वे में प्रशांत किशोर की पार्टी को जनसुराज को दूसरे फेज की 122 सीटों में से महज 2 सीटों पर लीड किया अनुमान जताया जा रहा। वहीं असुद्दीन ओवैसी को 1 सीट पर एज मिलते हुए बताया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। महिला क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया जिसकी गूंज दशकों से सुनाई दे रही थी। 52 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप ट्रॉफी आखिरकार भारत के नाम होएगी। मैदान पर बल्ले और गेंद से चली भारत की शेरनियों की आंधी ने सिर्फ विरोधियों को चौंकाया बल्कि देश भर में जश्न की लहर दौड़ा दी। बात करते हैं मैदान के बाहर भी एक और धमाका हुआ है। बीसीसीआई और आईसीसी ने ट्रॉफी के साथ इनामों की ऐसी बारिश की है कि हर खिलाड़ी के खाते में करोड़ों की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन टैक्स की काट के बाद असल में उनके हाथ कितनी रकम लगी है, आइए जानते हैं इस सुनहरी जीत के पीछे छिपी इनामी कहानी। इनामों की बरसात। वर्ल्ड कप जीत के साथ ही टीम इंडिया पर इनामों की ऐसी बारिश हुई जिससे पहले कभी नहीं देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने विजेता टीम को करीब 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 33 करोड़ रुपए राशि सौंपी है। लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इसको खुशी कई गुना बढ़ाते हुए 51 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोनस भी दिया है। यानी कुल मिलाकर लगभग 84 करोड़ रुपए की इनामी रकम टीम इंडिया और उसके स्पोर्ट स्टॉक के बीच बांटी जाएगी। किसे कितना मिला? खबरों के मुताबिक बोर्ड ने तय किया है कि हर खिलाड़ी को लगभग 9 करोड़ रुपए तक का इनाम मिलेगा। कप्तान और उप कप्तान को भी उनके नेतृत्व और प्रदर्शन के लिए थोड़ा अतिरिक्त बोनस भी दिया जाएगा। वहीं कोचिंग यूनिट यानी कोच, बॉलिंग और फील्डिंग एक्सपर्ट को 3 से 4 करोड़ रुपए का हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा एनालिसिस्ट, फिजियो और स्पोर्ट स्टॉक को भी उनकी अहम भूमिका के लिए लाखों से लेकर करोड़ों रुपए तक की राशि दी जा रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। उत्तर कोरिया के एक सर्वोच्च नौकरशाह किम योंग नाम का निधन हो गया। सरकारी मीडिया ने मंगलवार को यह जानकर दी कि तारुगढ़ किम राजवंश के प्रति आजीवन निष्ठा ने उन्हें 2 दशकों तक देश के औपचारिक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में सेवा करने का अवसर दिया गया। किम योंग कोरियल सेंट्रल न्यूज एजेंसी केसीएन के अनुसार उत्तर कोरिया की सुप्रीम पीपुल्स असेंबली प्रेसिडियम के पूर्व अध्यक्ष किम योंग का नाम सोमवार को निधन हो गया। उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। वह 97 वर्ष के थे। केसीएन ने बताया कि उत्तर कोरियाई नेता किम योंग जोन उन किम योंग नाम के अंतिम संस्कार स्थल पर जाकर उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। किम योंग नाम का अंतिम संस्कार बृहस्पतिवार को होगा। उत्तर कोरिया पर शासन करने वाले अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के किम जोंग उन ने किंग योंग नाम का संबंध नहीं था। देश के संस्थापक किम इल सुंग के पोते किम जोंग उन ने 2011 में अपने पिता किम जोंग इल की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी। किम योंग नाम ने 1948 से अप्रैल 2019 तक सुप्रीम कोर्ट पीपुल्स असेंबली के प्रमुख के रूप में काम किया। यह पद उत्तर कोरिया में नाम पात्र के राष्ट्रपति अध्यक्ष का है। हालांकि असली शक्ति किम परिवार के पास है जिसने 1948 में इसकी औपचारिकता स्थापना के बाद से उत्तर कोरिया पर शासन किया है। अगली बड़ी खबर आ रही है। किंग के सेट किंग गुलशन कुमार की हत्या ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। गुलशन कुमार की हत्या के बाद टीवी सीरीज का कारोबार उनके छोटे भाई कृष्ण कुमार ने संभाला। फिर गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार ने बिजनेस अपने हाथों में ले लिया। बात करते हैं पिता के सपने को पूरा करने में जुट गए। आज टीवी सीरीज की दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में कारोबार कर रही है। नदीम सैफी हत्याकांड के बाद लंदन से कभी नहीं लौटे। एक बार दुबई में नदी में भूषण कुमार से मुलाकात करने की कोशिश की थी। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं।
नदीम ने एक इंटरव्यू में पूरा किस्सा बताया था। उन्होंने IANS को दिए इंटरव्यू में कहा, मैंने तो अमित शाह भूषण कुमार से कांटेक्ट करने की कोशिश की। बीच में समीर और सोनू निगम ने कई बार भूषण बाबा से बातचीत की। मुझे बताया कि भूषण कहते हैं कि मुझे पता है कि नदीम निर्दोष है, लेकिन मेरी मां नहीं मान रही। ऐसे में हम लोग चुप बैठ जाते थे। एक बार मैंने दुबई में उनसे मिलने की कोशिश की। मुझे पता चला कि नानू भूषण कुमार आए हुए हैं, तो मुझे लगा कि उनसे मुलाकात की जाए। मैं आसपास से जो लोग थे उनके साइड में लेकर चले गए। गीतकार समीर ने अपने एक इंटरव्यू में गुलशन कुमार को हत्याकांड पर कहा था, मैंने कभी इस पर कभी खुलकर इसलिए नहीं बोला क्योंकि लोग कहेंगे कि मैं नदीम का खास दोस्त हूँ। अगली बड़ी खबर आ रही है मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या के केस में 5 बार के विधायक और जनता दल के यूनाइटेड के उम्मीदवार अनंत सिंह गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिए गए हैं, जिसके पीछे उनका बयान को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। बात करते हैं हत्या के दिन आरजेडी नेता दुलारचंद जन स्वराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए वोट मांग रहे थे। हत्या के बाद दुलारचंद के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकता में नामजद होने के बाद भी अनंत तब तक गिरफ्तार नहीं हुए जब तक उनके चुनाव आयोग ने प्रशासन और पुलिस को रडार पर नहीं लिया। पटना ग्रामीण के एसपी मोकामा विधानसभा के रिटर्निंग अफसर यानी बाढ़ के एसडीओ समेत 3 अफसर हटा दिए गए और एसडीपीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। एफआईआर में नामजद होने के अलावा अनंत सिंह का खुद की दिया गया एक बयान पर हुई रैपिड कार्रवाई का कारण बना। अनंत सिंह ने हत्या के कुछ देर बाद ही पत्रकारों से बातचीत की और करते हुए कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या सूरजभान सिंह का खेला है। बाहुबली सूरजभान सिंह प्रो शासन है। उनकी पत्नी वीणा तेजस्वी यादव की पार्टी राज के टिकट पर मोकामा से ही चुनाव मैदान है। दुलारचंद यादव भी राजद के ही थे, लेकिन इस चुनाव में मोकामा सीट पर जन स्वराज के पीयूष प्रियदर्शी के पीछे चट्टान बनकर खड़े थे। हड़बड़ी में दिए अपने बयान में अनंत सिंह ने खुद इस बात की पुष्टि कर दी कि घटना के दौरान वो वहीं मौजूद थे। अनंत ने कहा कि उनके साथ 30-40 गाड़ी आगे निकल गई थी और 10 गाड़ी पीछे रह गई थी, जिससे जन स्वराज पार्टी के समर्थकों ने तोड़ दिया। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान के यात्रियों की जान उस वक्त आफत में आ गई जब फ्लाइट को रास्ते में किसी तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद भोपाल डाइवर्ट कर दिया गया। इस बारे में मंगलवार को जानकारी देते हुए एयरलाइन के प्रवक्ता ने बताया कि उड़ान संख्या AI 2487 को सुरक्षित रूप से भोपाल में उतार लिया गया, जहाँ उसकी एहतियाती जाँच की गई और विमान में आई खराबी का पता चलने के बाद उसके ठीक होने में लंबा समय लगने की उम्मीद है। इस फ्लाइट ने शाम 6:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरी थी और उसे रात 9:20 पर बेंगलुरु पहुंचना था। विमान कंपनी के प्रवक्ता ने आगे कहा कि इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को असुविधा के लिए खेद है, लेकिन एयर इंडिया खेद व्यक्त करता भोपाल में हमारी ग्राउंड रिपोर्ट टीम यात्रियों को तत्काल सहायता और सहयोग प्रदान कर रही है। यात्रियों को जल्द से जल्द उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयरलाइन ने दोबारा दोहराया कि उसके यात्री और चालक दल की सुरक्षा और स्वास्थ्य उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इससे पहले एयरलाइन ने एक बयान में कहा है कि एयर इंडिया की सैन फ्रांसिस्को दिल्ली उड़ान को सोमवार को मंगोलिया के उलान बटार शहर में एहतियात उतारना पड़ा क्योंकि चालक दल को रास्ते में किसी तकनीकी खराबी होने का संदेह था। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने इस बारे में एक बयान में कहा था कि कोलकाता में हुई नई दिल्ली जाने वाले एयर इंडिया की उड़ान के यात्रियों को विमान से उतार दिया गया था और उनके लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था भी की गई थी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में लाल खदान के पास एक बड़ा रेल हादसा हो गया। हावड़ा रूट पर चल रही पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 6 यात्रियों की मौत होगी और कई यात्रियों के हताहत होने की संभावना है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। हादसा बिलासपुर स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर लाल खदान के पास हुआ। प्रदर्शनियों ने मुताबिक मेमू ट्रेन हावड़ा की ओर जा रही तभी विपरीत दिशा से आ रही मालगाड़ी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद मेमू ट्रेन का आगे का हिस्सा डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि मालगाड़ी के इंजन को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। पटरी से उतरे डिब्बे ने पूरे इलाके को युद्ध क्षेत्र जैसा बना दिया। यात्रियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें और धुएं का गुबार पूरे क्षेत्र में फैल गया। कई यात्री डिब्बे में फंसे हुए थे, जिन्हें स्थानीय लोगों और रेलवे कर्मियों ने किसी तरह से बाहर निकाला। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारियों के अनुसार घायलों के इलाज के लिए सभी आवश्यक संसाधन तुरंत उपलब्ध करा दिए गए। बिलासपुर के सरकारी और निजी अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए गए, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों की देखभाल कर रही है। अस्पतालों में घायलों के लिए इलाज के लिए अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया ताकि उन्हें तुरंत और प्रभावी चिकित्सा मिल सके। इस वक्त की बड़ी खबर। भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त फ्रांस ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसे साबित कर दिया कि राफेल उड़ाने वालों की क्षमता को कम आंकना अब किसी भी देश के बस की बात नहीं है। दरअसल फ्रांस की डिस्पेंसरीज एजेंसी FRS यानी फ्रांसिस स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि भारत की बाल्टो की कॉम्बे प्रोटेसियंसी यानी युद्ध कौशल का मुकाबला चीन, तुर्की या पाकिस्तान कोई नहीं कर सकता। रिपोर्ट में कहा गया कि लड़ाकू विमान की ताकत सिर्फ उनकी जनरेशन से तय नहीं होती, बल्कि
कि एयर सिक्योरिटी यानी युद्ध में सिद्ध कुशलता से होती है। चीन अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि J-20 को लेकर दावा कर रहा है कि पाकिस्तान को खुद बना नहीं सकता, वो भी मेड इन चाइना फाइटर जेट को 5th जनरेशन बताकर सेकी बगा बता रहा है। और तुर्की वो भी अपने कान फाइटर जेट को लेकर आसमान छू रहा है। लेकिन फ्रांस ने जब सबको आईना दिखाया और कह दिया कि जनरेशन सिर्फ एक टैग है, काबिलियत नहीं। अब फ्रांस की रिपोर्ट ने राफेल के खासियत बताते हुए भले ही राफेल 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन इसकी कॉम्बैट वेक्टर टोन एक यूरो सिक्योरिटी है कि यह किसी भी 5th जनरेशन को टक्कर दे सके। राफेल ने कई बार अमेरिका F-2 और F-35 जैसे फाइटर जेट के सामने अपने कौशल को साबित किया और भारत के राइफल क्वाड 7 ने इसे एक और स्तर पर पहुंचा दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति को पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बीजेपी सांसद के निजी सचिव के फोन पर धमकी दी थी। अपर पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने मंगलवार को बताया कि सांसद रवि किशन को फोन कर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अजय कुमार यादव को गोरखपुर पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक लुधियाना के फतेहगढ़ का रहने वाला है। त्यागी के मुताबिक आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसने शराब के नशे में सांसद रवि किशन को फोन करके उन्हें धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि रवि किशन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक आरोपी ने पिछली 30 अक्टूबर को उन्हें फोन करके धमकी दी थी। अगर वे बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए आए तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस सिलसिले में दर्ज कराई गई शिकायत पर जांच शुरू की गई और मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के जरिए पंजाब के लुधियाना में यादव के ठिकाने के बारे में पता लगा, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अजय यादव का बिहार से कोई संबंध नहीं पाया गया, जबकि फोन पर उसने खुद को ही बिहार के अररिया का रहने वाला बताया था। एसपी ने कहा कि पुलिस इस बात की जांच करेगी क्या यादव वह धमकी व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते दी थी या किसी के प्रभाव में। बता दें कि बीते दिन बीजेपी सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के मोबाइल पर कॉल आई थी, जिसमें बीजेपी सांसद के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और कॉलर ने कहा कि वो यादवों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, इसलिए वो उन्हें गोली मार देगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 नवंबर को पहले फेज के तहत 121 सीटों पर वोटिंग होने जा रही है। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले ही एक लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आया, जिसने दावा किया गया कि राज्य में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन सकती है, जबकि बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। बात करते हैं दरअसल बिहार चुनाव को लेकर ये सर्वे IANS मेटाराइज द्वारा जारी किया गया एजेंसी के सर्वे में अनुमान किया गया है कि एनडीए गठबंधन को 153 सीटें या 164 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा विपक्षी दलों के महागठबंधन को 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान है। क्रम से क्या बात करेंगे, एनडीए के 153 से और एमजीपी की 76 से 87 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। बिहार में वोटिंग से ठीक पहले सामने आए ओपिनियन पोल में दावा किया गया कि राज्य में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। पार्टी को राज्य में 83 से 87 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा जेडीयू को 61 से 65 सीटें मिल सकती है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को इस चुनाव में 4 से 5 सीटें मिल सकती है। बात करते हैं बीजेपी की तो 153 से 164 सीटें मिलने का अनुमान है। बात करें जेडीयू की 76 से 87 और आरजेडी की 62 से 66 और आईएनसी की 7 से 9, एलजीपी की 4 से 5 और वीआईपी की 1 से 2 सीट, सीपीआईएमएल की 6 से 8 सीट, आरएलएम की 1 से 2 सीट, एचएएम्स की 4 से 5 सीट। बात करते हैं सबसे कम सीटें मिलने का अनुमान है जो वीआईपी को 1 से 2 और आरएलएम को 1 से 2।